मैं समझता हूँ 70 से 80% जो मेरे कालम मज़ामीन है वो गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत पे है। आज़ाद कश्मीर क्योंकि मुतनाज़ा था, उनके लिए अबूरी आइन दिया और हम जो है बराह रास्त वफाक के ज़रिए इंतज़ाम चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट नाफिस है, जिसकी रोशनी में जो बंदा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या KPK का बंदा है वो कौमी शनाख्ती कार्ड रखता है। हमारे पास भी वही कौमी शनाख्ती कार्ड है। अभी 75 साल जो हमारे आइनी मसले में ताख़ीर हुई, उसमें बहुत बड़ा अमल था। अगर हमारे हुक्मरानों को इस खत्ते से मुतल्लिक़ लाइल्मी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, सिकरदू से ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। मेरे जो आज के मेहमान हैं, मशहूर शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत कासिम नसीम, आजकल सिकरदू प्रेस क्लब के सदर भी हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनकी बेतहाशा बेहतरीन कारकर्दगी सहाफ़त में लिखारी भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, आइनी इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इनका काम है और यही वजह है गालिबन कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। गिलगित बल्तिस्तान के अव्वलीन एडिटर्स होने का भी इनको एजाज़ हासिल है। बहुत सारी बातें हैं, बात करते हैं। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप ख़ुद थोड़ी सी तफसील ज़रूर बताइए कि जो आपका सहाफ़त का सफ़र था, आपने कैसे उन हालात में शुरू किया। आजकल तो खैर हर बंदा सहाफ़ी है, थोड़ा सा हमें उधर से बताइए। जी, मैं जब यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट था, ये 86 से 88 की बात है। इस दौरान रोज़नामा जंग अखबार में एक मिड वीक मैगज़ीन के नाम से बुध को एक मैगज़ीन आता था, जिस तरह आजकल इतवार का मैगज़ीन है, संडे मैगज़ीन। तो उसमें मैं यहाँ के सहाफ़त के हवाले से, यहाँ की सयाहत के हवाले से, यहाँ के इलाके की खूबसूरती के हवाले से और जो पोटेंशियल है टूरिज़म वगैरह के, उनके ऊपर मैं लिखा करता था। ठीक है। और शुरू से मेरा जो सब्जेक्ट मेन रहा वो गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत है, उसी पे मेरी रिसर्च भी रही। तो जंग के बाद मुतफरिक अखबारात में लिखता रहा। फिर 96 में रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद और लाहौर से शाया होता था, तो उसके एडिटर हामिद मीर साहब ने रब्ता किया, उन्होंने दफ्तर बुलाया और ये सदाए शमाल का इन्वान उन्होंने ख़ुद दिया था। ये जो है कालम निगारी मैंने शुरू की किसी भी नेशनल पेपर में। ये हमारे GB की किसी लिखारी का पहला कालम था। और जब गिलगित बल्तिस्तान के लिए पहला हफ्ता रोज़ा निकला 1988 में, मैं बल्तिस्तान से बतौर पार्टनर भी और बतौर ब्यूरो चीफ भी उसमें शामिल था। फिर उसके बाद वो अखबार बंद हुआ। 89 में GB के अंदर से प्रिंट होने वाला पहले अखबार हफ्ता रोज़ा सियाचन, उसका हमने यहीं पे छोटी सी मशीन लगाई थी, उसी के ऊपर प्रिंट करता था और उसके मैंने बतौर एडिटर उसमें काम किया। और 1986 से ही मैं रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुआ, ख़बरें पढ़ने के हवाले से। फिर 95 से अब तक जो है बतौर एडिटर भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता हूँ और 2012 से ऑनवर्ड जो है PTV के साथ भी एज ए रिपोर्टर भी काम कर रहा हूँ और छोटे मिनी डॉक्यूमेंट्रीज़ और रिपोर्ट्स वगैरह PTV के लिए भी मैं बेचता रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, 86 फिर एक उस ज़माने की जब हम बात करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो गिलगित बल्तिस्तान में जिसको हम फैसिलिटी कहते हैं, सहूलत कहते हैं। किस तरह बनाते थे पूरा अखबार? एक बड़ा प्रोसेस, कम्प्लेक्स किस्म का, जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्टीज इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, तो उसको आप कैसे करते थे? मैं अभी बता दूं, अभी तो व्हाट्सएप पे इतनी सारी चीज़ें सेकंडों में चीज़ें शेयर होती हैं। इवन दिन की वीडियोस तक भी हम उसी वक्त भेज सकते हैं। उस वक्त ऐसा था, हम कागज़ पे लिखते थे या कार्बन पेपर लगा के उसकी एक कापी अपने पास रखते थे, दूसरी कापी हम डाकखाने से लिफाफा ख़रीद के उसमें डाल के यहाँ से पोस्ट करते थे। इन केस फ़्लाइट हो जाए तो तीसरे चौथे दिन वो ख़बर छपती थी। अगर बाई रोड चला जाए तो 10-15 दिनों बाद भी वो ख़बर छपती थी। और अखबारात के आने का सिलसिला भी यही था, कई दिन लगते थे। उस वक्त पिंडी से स्कर्दो के लिए बराह रास्त वैगन या बस सर्विस भी नहीं थी। पहले गिलगित जाती थी, एक नाइट स्टे वहाँ होता था, नेक्स्ट डे फिर वहाँ से स्कर्दो के लिए आती थी। और अखबार की जहाँ तक बात है, हमने रूटा मशीन के ऊपर, रूटा जो नॉर्मल लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक वगैरह छपने वाली मशीन होती है, तो अखबार का साइज़ भी छोटा था और 4 हम उसकी फोल्डिंग करते थे। पेज 1 छपा, फोल्ड करके पेज 2 छापते थे, फिर उसको उल्टा फोल्ड करते थे, पेज 3 छापते थे, फिर पेज 4 छापते थे। फिर कहीं यानी पूरी रात जो है उसमें लग जाती थी। जिस दिन 14 अगस्त 1998 को हमने ये फर्स्ट एडिशन शुरू किया था और ज़ाहिर है उसमें मुबारकबाद की इश्तिहार वगैरह की वजह से ज़्यादा पेज थे, तो 2 दिन 2 रातें हम घरों में नहीं जा सके थे और दिन भर हम लगे रहे, रात को भी लगे रहे, तब जाके ये अखबार छपने का सिलसिला मुमकिन हुआ था। उस हिसाब से देखें तो आज जो हम समझते हैं ये सारे, उस दौर के लोग अगर कहें तो ये सारे मौजज़ा कहेंगे। वो इसको यानी टेक्नोलॉजी इतनी
इतनी फास्ट तरक्की की है, वो इसको मुआजिज़े से सही। और आज के दौर के नौजवानों को हम ये बताएं तो वो शायद इसको अफसाना कहें, अफसाने कहेंगे, वो तो शायद उसको तस्लीम करने मानने के लिए भी वो शायद तैयार ना हो। गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत बेशुमार इशूज़ हैं। जब आपने सहाफ़त शुरू की उस ज़माने में तो इशूज़ के अंबार थे। अब चलें हम कोई सेटलमेंट या आइनी सूबा, आइनी हैसियत बहुत बड़ा इशू था, इसके ऊपर आपने लिखा भी और आज भी आप लिख रहे हैं। उस टाइम पे आपका क्या मौक़िफ़ था जो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलने का सबब बना? जी, मैंने जो मज़ामीन लिखे, अगरचे मसाइल जो जीबी के हैं, पानी बिजली से लेके दीगर इश्यूज़ के ऊपर भी, लेकिन मैं समझता हूँ 70 से 80% जो मेरे कालम मज़ामीन हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत पे है। तो मैं हमेशा इसी टो में रहता था। इस हवाले से जो भी मैं रिसर्च कर सकूँ, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे हाल लग सके उसको देखूँ, उसको पढ़ूँ और उसके रोशनी में हम अपनी हिस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करें, उसको एक समत दे के हम आगे लेके जा सकें। तो इसमें कॉलम लिखते लिखते मैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की, जब मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरे अपनी रिक्वेस्ट पे मैंने 2 पेपर के बदले में मेरा थीसिस का मैंने रखा था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उसके ऊपर मैंने लिखा। तो उस दौरान मुझे यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती हासिल रही और उनके ताउन से मैं दफ्तर ख़ारजा के जो जीबी को डील करते थे उन डायरेक्टर्स का मैंने इंटरव्यू किया। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी साहब जीबी को डील करते थे उनका मैंने इंटरव्यू किया। और कश्मीर अफेयर्स में तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स और उन कागजात तक मेरी रिसाई किसी हद तक मुमकिन हो गई, जिनके ज़रिए हमारी तारीख़ मुरतब होती, जो हमारी 14 अगस्त 47-48 से लेकर आज तक की तारीख़ है। तो उनके रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो मुआहदा अमृतसर है, जिसमें कश्मीर के खरीद फ़रोख्त हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिसकी 22 हमें लटकाए वो अभी तक इस्तिस्वाब के नाम से। तो इन सारी चीज़ों का मैंने बगौर मुतालिया किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमने सही मानों में इन डॉक्यूमेंट्स का मुतालिया ही नहीं किया। अगर हम इनका मुतालिया करें तो उनसे ही ये चीज़ साबित हो के आती है कि जीबी जो है वो मुतनाज़ इलाका नहीं है। जीबी अगर माजी के 108 साल महाराजा के दौर हुकूमत को अगर हम तस्लीम भी कर लें, हम उनके ज़ेर मातहत हम रहे हैं, लेकिन एक कामयाब जंग आज़ादी हमने लड़ी है। एक जंग आज़ादी के नतीजे में महाराजा की फ़ौज को हमने शिकस्त दी है और पाकिस्तान के साथ हुंज़ा नगर का बाकायदा रिटन इल्हाक़नामा है, दारिल तांगीर का रिटन इल्हाक़नामा है और बाकी इलाकों का अमलन जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ आया। तब से लेके अब तक जो है आप देखें, आज़ाद कश्मीर क्योंकि मुतनाज़ा था, उनके लिए अबूरी आइन दिया और हम जो है बरह रास्त वफाक के ज़ेर इंतज़ाम चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट नाफिस है, जिसकी रोशनी में जो बंदा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या KPK का बंदा है वो कौमी शनाख्ती कार्ड रखता है। हमारे पास भी वही कौमी शनाख्ती कार्ड है। तो ये वो अवामिल थे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल मेरी किताब आई 2007 में, गिलगित बल्तिस्तान और मसले कश्मीर, जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था अदब और सहाफ़त के शोबे में। जीबी के जो अनडिस्प्यूटेड जो हमारी टेरिटरी है उसको प्रूव करने के हवाले से। राइट। तो जिस तरफ इवेंट्स आप ज़्यादा देख रहे थे, जिस तरह आपने अपने हिसाब से उसको जो भी था कॉलम्स लिखे, फिर किताब बनी, अब क्या आप जिस तरफ हम जिस समत में इस वक्त हम जा रहे हैं, क्या उससे मुताबिकत रखता है? ये अबूरी आइनी सूबा बनेगा? ये इसमें गुजारिश ये है, इसमें थोड़ी बहुत हमारे अपनी भी कोशिशें इस हवाले से शामिल है। सबसे जामी रिपोर्ट अब तक जनरल ज़िया के दौर से लेके नवाज़ शरीफ साहब के दौर तक अगर हम देख लें तो सबसे जामी रिपोर्ट जिस कमेटी ने बनाई है वो सरताज अजीज़ कमेटी है। और सरताज अजीज़ कमेटी जब बैठती थी, जब उसका मीटिंग होती थी, तो उसने एक ज़ेली कमेटी बनाई थी हमारे गिलगित सतह पे, जिसमें जितने रीजन है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे लिखारी जिनका काम है कश्मीर इशू और जीबी के हवाले से, उनको पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी, जिसमें बल्तिस्तान रीजन से ये बंदा नाची शामिल था उसमें। और हमारे गिलगित से बहुत बड़ा नाम है शेरबाज बर्चा साहब और हमारे ब्रिगेडियर शमसाम साहब थे, कर्नल इम्तियाज़ साहब थे, इस तरह इसरारुद्दीन साहब थे, दिलपजीर साहब थे, इस तरह बड़े नाम है बहरहाल उसमें। तो उन्होंने दिन रात कोशिश करके, हमने मेहनत करके जो रिपोर्ट दी उसमें हमने ये सारे जिन हवालाजात का मैंने, जिन डॉक्यूमेंटेशन का मैंने हवाला दिया, उनकी रोशनी में ये कहा था कि ये पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है, ये गैर मुतनाज़ा इलाका है, होना तो चाहिए, इसको फुल फ्लैश सूबा बनाएं। अगर मसले कश्मीर जो है हमारा कौमी इशू ज़रूर है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जीबी के लोगों ने कुर्बानी भी दी है, तो उसको मज़ीद नुकसान होने से बचाने के लिए अबूरी का लफ्ज़ लगा के इसको सूबा बनाया। जैसे ये हमारे रिकमेंडेशंस थी सब कमेटी की, उसी को एज इट इज़ चैप्टर 1 जो है सरताज अजीज़ कमेटी का, वो इस कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें ये चीज़ आ गई थी और उसी को आगे लेके अभी मौजूदा हुकूमत भी बढ़ रही है, जो प्रोविजनल प्रोविंस की जो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी काफ़ी अरसा तो इन्होंने इन द ट्रू सेंस इसको आगे बढ़ाया। फ़ारूक नसीम साहब ने इस हवाले से आइनी तरामीम भी तजवीज़ की, लेकिन अब जाके जो आइन के आर्टिकल 1 में
जो तरमीम का सिलसिला मुलतवी हुआ, उसके बजाय 258A में तरमीम की बातें हो रही, तो उससे वो तकाजे पूरे नहीं होते जिस तरह की रिकमेंडेशंस की गई थी। तो उस हवाले से इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारी जो नौजवान नस्ल है, आप देख लें, बहुत सारे कौमपरस्त तंजीमें भी बनी हैं, बहुत सारी तहरीकें भी चल रही हैं। तो 75 साल का अरसा तो गुजर चुका है कि हम कश्मीर इशू को स्ट्रेंथन करने के हवाले से अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। मज़ीद इनको रोके रखेंगे तो यहाँ से भी कोई इस तरह की तहरीक ना उठे। सही सही, ठीक है। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि आगे कौंसल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन उन्होंने खुद ही क्रिएट की है। एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर हम आइन में तरमीम करते हुए उमूरी सूबा बनाने की बात करते हैं तो वहाँ फिर कौंसल की गुंजाइश नहीं रहती। कौंसल जो है सेनेट का मुतबादिल था। जब हमारे पास एक GB ऑर्डर के तहत GB का निज़ाम चल रहा था, तो उस वक्त फेडरेशन और सूबे को ब्रिज करने के लिए कौंसल का कंसेप्ट दिया गया था। अब जबकि हमें बराह रास्त वफाक में लेके जा रहे हैं, बराह रास्त आपको आइन का हिस्सा बना रहे हैं, बराह रास्त आपको कौमी असम्बली का हिस्सा बना रहे हैं, सेनेट का हिस्सा बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सेनेट का कोई तुक नहीं बनता। तो इधर से सेनेट और इधर से जो है GB कौंसिल की बात करना, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये जो है मैं फिर कहूँगा कि अभी 75 साल जो हमारे आइनी मसले में ताख़ीर हुई, उसमें बहुत बड़ा अमल था। अगर हमारे हुक्मरानों को इस खत्ते से मुतल्लिक़ लाइल्मी थी, और ये भी इनकी लाइल्मी का नतीजा है कि एक तरफ आप आइन में तरमीम की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप GB कौंसिल GB ऑर्डर के तहत ये कौंसिल बनती है और इसको आप जो है इलेक्शन करने जा रहे हैं। सही। चलो, हुक्मरानों की आपने बात की, तो इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान में तब्दीली सरकार, गिलगित बल्तिस्तान में भी नई हुकूमत, 1 साल आलमोस्ट होने को है। पिछली हुकूमत और इन हुकूमतों की अगरचे इनको 10 महीने, अभी 10-11 महीने हुए हैं, तो कोई तकाबुली जायज़ा तो एज सच हम नहीं कर सकते हैं 5 साल और 11 महीने का। लेकिन आपको इनकी डायरेक्शन सेट होती हुई नज़र आ रही है, इनकी प्रायोरिटीज़ तय हैं। मैं ये देखता हूँ कि अभी तक तो इनके अपने कोई शुरू करदा, कोई अपने विज़न के हिसाब से अपने को मुतारिफ़ कराया हुआ कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का प्रोजेक्ट न GB सतह पे न बल्तिस्तान सतह पे हमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। अब तक हमारे यहाँ तो जितने काम हुए हैं वो पिछली गवर्नमेंट में जो स्कीमें मंजूर थी उसी के हवाले से है। एक हमारा है ये 250 बेड का हॉस्पिटल, अगरचे इसकी बातें भी पहले से चल रही थी, लेकिन इनके अपनी कोई डायरेक्शन मुतय्यन होते हुए अभी भी नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे इदारे, बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे CM साहब के डायरेक्टिव्स भी आए थे यहाँ सड़कों के हवाले से। मैं इसी हवाले से कासिम साहब आपकी बात कर रहा हूँ, माजरत, मैं इसी हवाले से भी आपसे ये जानना चाह रहा था कि चीफ मिनिस्टर का इधर एक दौरा हुआ, उसके बाद उन्होंने सड़कों के हवाले से, प्रेस क्लब के हवाले से कुछ ऐलानात किए, और उसके बाद आज तक एक इम्प्रेशन ये है कि ब्यूरोक्रेसी इनको बड़ा चक्कर दे रही है। तो आप कैसे देखते हैं, वो जो ऐलानात थे कागज़ के ऊपर आए हैं, मैं गुजारिश ये करूँगा, CM साहब जब यहाँ आए थे उन्होंने ज़ाती एक्सपीरियंस किया कि भाई यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब वो यहाँ डिविजनल कम्प्लेक्स में वफूद से मुलाकात हुई तो सारे वफूद ने भी पानी, बिजली और सड़कों का जो मसला था वो उनके सामने रखा। तो उन्होंने फिल फॉर सड़कों को रिकारपेट करने के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा था कि जो पीपल्स पार्टी दौर में जो पैसे सड़क के लिए लगाए गए थे और जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 26 करोड़ की स्कीम मुकम्मल हो चुके हैं फाइलों के हद तक, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाए। लेकिन आज इस बात को तकरीबन 7-8 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म की इंक्वायरी की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। दूसरी बात, मैं अपनी बात करूं, अपनी से मुराद हमारा अपने जर्नलिस्ट बरादरी की बात करूं तो CM साहब हमारे पास मेहमान थे, हर बर्दारी की तकरीब में उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे सिपासनामा पेश हुआ था, काफ़ी सारे छोटे छोटे मसाइल था। अगर CM की सतह पे देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे हमारे मसाइल थे, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद CM साहब के उन सारे ऐलानात में से किसी एक पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। तो हमने यहाँ डिविजनल इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उन्होंने कहा था कि कुछ इस तरह की कमज़ोरियाँ रह गई हैं, कोई उनके जो ऐलानात थे वो कहीं नोट नहीं हुए, तो आप जो है सिपासनामा हम दोबारा से भिजवा देते हैं। दोबारा भिजवाने के बाद भी अब 3-4 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इवन देन कि हमारी छोटी सी एक 4 दीवारी का मसला है जो कि LJNRD से या BNR से हो सकता था, उस तक पे भी कोई चीज़ हमें होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। चीज़ आए कि मसलन यहाँ बिजली के बड़े क्राइसिस है, इस वक्त में हम बैठे हैं यहाँ लाइट नहीं है। तो ये सेरामिक पावर हाउस 2 मेगावाट का पिछले सालों से कंप्लीट है, और थोड़ा सा एक पब्लिक इशू आके उसमें लेइंग पाइप के हवाले से चंद फीट पाइप के बिछाने के मसले पे वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो CM साहब ने
उस पर भी कमेटी बिठा दी थी और कहा था इसको फिलफौर हल करा लें। कहाँ मार्च तो कहाँ अभी अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, उसमें भी कोई पेशरफ नहीं है। और जो सड़कों की बिलखुसूस जो करप्शन की बात हुई थी मुबैना तौर पे कि वो पैसे कहाँ लगे हैं, कि कहाँ किस तरह उनको फाइल क्लोज हो गई, तो उस पर भी इंक्वायरी की अभी तक कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, ये हुकूमत आपको 5 साल की लगती है, 2.5 साल की लगती है, क्या लगती है? इसमें खैर एक तो यह है कि गवर्नमेंट कारकर्दगी वाइज वो तो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं कि जिस तरह के अभी फिर इतलात आ रही हैं कि 1 नवंबर को मज़ीद शायद बढ़ने के चांसेस भी हैं। अगर वो ना भी बढ़े तो अभी जो है अब जो बुलंद तरीन सतह पे है डॉलर का रेट भी और पेट्रोलियम की भी, और इसी हिसाब से कुकिंग ऑयल से लेकर दूसरे जो है जितने बेसिक कम्योडिटीज़ हैं उनकी कीमत भी बढ़ी। इस हवाले से बहुत ही मुश्किल लगता है कि कोई गवर्नमेंट इस तरह के सूरत हाल में मुकम्मल करे। लेकिन एक बात ये भी चली थी कि अगर अबूरी सूबा गिलगित बल्तिस्तान को बनाया जाता है तो मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ पर भी 2023 में कौमी असम्बली और सेनेट के इलेक्शन हो, और उस सूरत में तो यकीनन जो है 2.5 साल बाद ये ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया के थ्रू जो इतलात सामने आ रही है उसमें यह सामने आई है कि जो बेशतर हमारे वज़रा साहिबान हैं और अरकान असम्बली है वो इस पर एग्री नहीं है। वो ये चाहते हैं बेशक आइनी हुकूक का मामला डिले हो, लेकिन हमें अपने 5 साल का जो अरसा है उसको पूरा करना चाहिए। उसको पूरा करना है। बहुत शुक्रिया कासिम नसीर, आपके वक्त का शुक्रिया, प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।